हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। प्रीवियस सेशन में हमने सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के रिलेटेड बात की। आज के इस सेशन में हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो ऑर्गेनेली पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियस। ऑर्गेनेली हम बोलते किसको हैं? देखिए, ये सेल के अंदर छोटे छोटे रूम्स होते हैं या हम कंपार्टमेंट्स कहें, उन्हीं को हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो जो ये न्यूक्लियस है, इट इज़ ए लार्ज सेफरिकल ऑर्गेनली। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनली है और इसकी जो शेप है वो है सेफरिकल। ये हर एक सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, लेकिन कुछ सेल्स में ये एब्सेंट होता है, जैसे कि आरबीसीज। आरबीसीज में ये एब्सेंट होता है ताकि आरबीसीज को बाइकनकेव शेप मिल सके और उसकी कैपेसिटी और सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो सके, ताकि वो रेस्पिरेटरी गैसेस को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। तो इसलिए आरबीसीज में ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इस न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इस न्यूक्लियस का दूसरा नाम है कैरियन और द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। जब हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं तो इसको हम तब बोलते हैं कैरियोलॉजी। इन एनिमल सेल्स न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। देखिए, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यूजुअली जो ये न्यूक्लियस हैं ये सेल के सेंटर में पाया जाता है, लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट एट द पेरिफेरी। देखिए, अगर ये न्यूक्लियस सेंटर पे पाया जाता है तो उसको फिर सेंट्रिक न्यूक्लियस बोलते हैं, लेकिन अगर ये सेंटर के अलावा किसी दूसरी जगह पर पाया जाता है, ठीक है, तो तब इसको एसेंट्रिक न्यूक्लियस बोला जाता है। जो ये न्यूक्लियस है ये सेल की सबसे बड़ी ऑर्गेनली है। ठीक है, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन ए सेल। और जो ये न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जैसे मैंने इससे पहले वाले सेशन में भी बताया था कि जो ऑर्गेनलीज होते हैं वो कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और कुछ ऑर्गेनलीज ऐसे होते हैं जिनका कोई मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। जैसे अगर हम राइबोसोम की बात करें, उसका कोई मेम्ब्रेन होता नहीं है, लेकिन जो ये न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। दैट मीन्स इसके दो मेम्ब्रेन्स हैं। तो ये देख लीजिए, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सेफरिकल ऑर्गेनली है और इसके दो मेम्ब्रेन्स हैं। एक का नाम है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरे का नाम है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो ये न्यूक्लियस है इट एक्चुअली कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमारी सेल में जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसलिए न्यूक्लियस को बॉस ऑफ द सेल बोला जाता है या डायरेक्टर या कंट्रोलर ऑफ द सेल। और जो ये न्यूक्लियस है इट एनक्लोज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ये रिपोजिटरी है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। और जो ये न्यूक्लियस है इट कंट्रोल्स हेरिडिटी आल्सो। हेरिडिटी क्या है? ये इसका दूसरा नाम इनहेरिटेंस है। जब ट्रेट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे पेरेंट से उसके बच्चे को तो इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो इस हेरिडिटी को कौन कंट्रोल करते हैं? यही न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और साथ साथ में ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म है क्या? ये वो प्रोसेस है जिससे फूड कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में और फिर हम ग्रो करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जो न्यूक्लियस है ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ हो जाती है। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। देखिए, जो ये न्यूक्लियस है इसके चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस, जिसका दूसरा नाम लिटिल न्यूक्लियस भी है। अब हम इनको एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं, और उसका तीसरा नाम है कैरियोथीका। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखिए, न्यूक्लियस बाउंड होता है एक मेम्ब्रेन से जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो टाइप्स के होते हैं। एक का नाम है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरे का नाम है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये रहा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर होता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान आपको एक स्पेस दिख रही होगी, इस स्पेस को बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये अलाउ करता है
स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कि आप न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर जा सकते हो और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की ओर जा सकते हो, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ नहीं करता। तो इसके लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं, आप अभी देख पा रहे होंगे। इन पोर्स को बोला जाता है न्यूक्लियर पोर्स। यही लार्ज मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं, लेकिन ये सिलेक्टिव परमेबल होते हैं। तो जो ये न्यूक्लियस है ये डबल मिरर बाउंड ऑर्गेनेली हैं और इट एक्ट एज ए बैरियर टू प्रिवेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स लाइक लार्ज प्रोटीन्स। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स को बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें, इसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियर लैमिना बोलते हैं, जो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है न्यूक्लियस का वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका दूसरा नाम न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी है। इसमें क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस पाया जाता है और इसमें कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और साथ साथ में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स भी जो डीएनए और आरएनए सिंथेसिस में मदद करते हैं। तो चलिए न्यूक्लियोप्लाज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं इमेज के थ्रू। देखिए ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये सेमी फ्लूइड पोर्शन है न्यूक्लियस का। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, वो ज़मीन का टुकड़ा आप मान लीजिए न्यूक्लियोप्लाज्म। उस ज़मीन के टुकड़े को जब हम फेंसिंग करते हैं, और फेंसिंग यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फेंसिंग क्या करता है? फेंसिंग तो ज़मीन को बचाता है ट्रेसपासर से, किसी को भी अंदर जाने नहीं देता। वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे ही किसी को अंदर जाने नहीं देता। और उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ज़मीन। और उस ज़मीन पे तो हमारे यहाँ मकान भी होते हैं, गार्डन्स भी होते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है और साथ साथ में एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड्स भी पाए जाते हैं। किस लिए? ताकि आरएनए और डीएनए की सिंथेसिस में वो मदद कर सके। देखिए ये क्रोमेटिन है क्या? क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये क्रोमेटिन डीएनए का बना होता है और साथ साथ में कुछ प्रोटीन्स का, जैसे हिस्टोन्स। ये क्रोमेटिन लेस कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, और इट अपीयर्स वेरी लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द न्यूक्लियस। जब सेल इंटरफेज में होती है बिफोर द सेल डिवीजन, तो क्रोमेटिन लूजली फॉर्म में होता है, लेकिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो जो ये क्रोमेटिन है ये कंडेंस हो जाता है और ये क्रोमोसोम की शक्ल ले लेता है, ठीक है। क्रोमोसोम में ये भी तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड। तो जो हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस है इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, तो डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन या क्रोमोसोम की शक्ल में, और ये डीएनए ही हेरिडिटी में काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस है इसको लिटिल न्यूक्लियस भी बोलते हैं या न्यूक्लियस विद इन द न्यूक्लियस। ये पहली दफ़ा डिस्कवर किया था फोंटाना ने, और ये सबसे बड़ी न्यूक्लियर ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और ये डायनामिक है। जो इसका शेप होता है वो परमानेंट नहीं होता है। ये जो न्यूक्लियोलस है यहाँ पर राइबोसोमल सब यूनिट की सिंथेसिस होती है और राइबोसोमल आरएनए जो है उसकी सिंथेसिस भी यहाँ पर ही होती है। ये राइबोसोमल आरएनए से फिर राइबोसोम बनते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम न्यूक्लियस के फंक्शंस पढ़ते हैं। देखिए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल और द डीएनए। जो ये न्यूक्लियस है इसमें क्या स्टोर होता है? सेल का हेरिडिटरी मटेरियल जिसका नाम डीएनए है। देखिए हेरिडिटी मैंने आपको बोला ये क्या है? जब ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। लेकिन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल यही डीएनए ही है। और जो सेकंड पॉइंट है वो है इट कंट्रोल्स हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में कौन से कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, इसके बालों का रंग कैसा होगा, इसके आँखों का रंग कैसा होगा, ये बाप के जैसा दिखेगा या माँ के जैसा दिखेगा, ये सारा डिसाइड कौन करता है? यही डीएनए ही डिसाइड करता है।
और ये डीएनए कहाँ पर होता है, ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। और ये क्रोमोसोम कहाँ पे होता है, ये न्यूक्लियस में होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ये न्यूक्लियस है ये कंट्रोल करता है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक एक ऑर्गेनिज्म की। और जो यूनिट है हेरिडिटरी का वो है जीन। जीन क्या है, ये डीएनए ही है। और नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट सेलुलर एक्टिविटीज सच एज प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड ए होस्ट ऑफ अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस। देखिए न्यूक्लियस क्या कोऑर्डिनेट करता है, ये बहुत सारे सेल्स में जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो कोऑर्डिनेट करता है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ग्रोथ और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट्स अ साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन विच mRNA इज प्रोड्यूस्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है और जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट वहाँ पर बनता है वो है mRNA, मैसेंजर RNA, जो फिर रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और जो ये न्यूक्लियस है ये यहाँ पर सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये किसी को भी ऐसे ही अंदर जाने नहीं देता, ना ही बाहर जाने देता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में किसी नए ऑर्गेनिटी के साथ। टिल देन टेक केयर।